सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वह विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। सिंधु घाटी की सभ्यता प्रॉपरली हम देखें तो सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में इसके अधिकांश स्थल पाए जाते हैं। इस कारण इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता कहलाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि यह सभ्यता कहाँ से प्रारंभ हुई, यहाँ हम मनुष्य के जो जीवन का इतिहास का जो विकास है, मनुष्य जीवन का जो विकास है, उसको अगर हम बढ़ाते हुए चले कि यह एक आदि मानव है। मनुष्य क्या था प्रारंभिक काल में, हमारे सबके कंसेप्ट क्लियर हैं कि प्रारंभिक काल में हमारा जीवन एक बंदर के जीवन के समान था, जिसका न कोई स्थायी निवास था। हमारे पूर्वज भी बंदर ही कहलाते हैं। कालांतर में हम इसे आदि मानव की संज्ञा दे सकते हैं। यह जो आदि मानव है, इस आदि मानव के द्वारा जब कृषि तथा पशुपालन जैसे कार्य किए गए, अर्थात उन्होंने अपना स्थायी जीवन प्रारंभ किया। क्योंकि यह दोनों ही कंडीशंस, अगर हम किसी स्थान पर कृषि करते हैं तो हम स्थायी रूप से उस स्थान पर निवास करेंगे, तभी हम उस क्षेत्र को संरक्षित कर पाएंगे। तो स्थायी जीवन का इस मनुष्य के जीवन में जब प्रारंभ हुआ तो इसके द्वारा वस्तु विनिमय के माध्यम से, क्योंकि सभी चीज़ें कृषि से निर्भर नहीं रह सकती, इस कारण उसने वस्तु विनिमय किया तथा धीरे धीरे इसने व्यापार किया। और व्यापार से तात्पर्य था कि किसी नगरीय सभ्यता का उदय होना। नगरीय सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं में व्यापार आता है, स्थायी जीवन आता है। तो यह जो नगरीय सभ्यता जिस पर अभी हम चर्चा करेंगे, वह नगरीय सभ्यता कौन सी थी? सिंधु घाटी की सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। इसके संबंध में अगर हम बात करें, सबसे पहले इसके उत्खनन की अगर चर्चा करें, उत्खनन किसके द्वारा किया गया? उत्खनन से पहले दो ऐसी महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बनती है। क्या है कि चार्ल्स मेसन नाम के एक व्यक्ति हैं, चार्ल्स मेसन, इनके द्वारा 1826 ईस्वी में हड़प्पा के टीलों की खोज की गई। हड़प्पा जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रथम स्थल है, उसकी पहचान के रूप में कि यहाँ पर कोई सभ्यता हो सकती है, ये बात किसने कही थी? चार्ल्स मेसन ने कही थी। उसके बाद में आता है 1856। इस समय की अगर हम बात करें तो बर्टन बंधुओं के द्वारा इन स्थलों की पहचान की गई थी। परंतु जिसे हम कह सकते हैं उत्खनन, जिसे हम कह सकते हैं खोज करना, 1921 में यह यथार्थ में आता है। 1921 में दयाराम साहनी, जिनकी मदद की थी माधो स्वरूप वत्स, इनके द्वारा एक स्थल की खोज की गई थी, वो था हड़प्पा। चूँकि यह सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल है, इस कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इस स्थल की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में। और यहीं से हम इस सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाए थे। अब बात आती है कि यह जो सभ्यता है सिंधु घाटी की सभ्यता, इसके जो समकालीन अन्य विश्व में कहाँ पर कौन सी सभ्यताएं विकसित हो रही थी। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं मिस्र की। मिस्र के अंदर इस समय नील की सभ्यता थी। मिस्र में नील की सभ्यता इसकी समकालीन मानी जाती है। मेसोपोटामिया की सभ्यता कह दीजिए, या फिर हम कहें कि मेसोपोटामिया में इस समय दजला व फरात की सभ्यता विकसित थी। चीन की अगर हम बात करें तो हुआंग हो नदी, पीली नदी भी कहते हैं, हुआंग हो नदी की सभ्यता जो है, यह तीनों सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन मानी जाती हैं। लेकिन यूनान की सभ्यता अगर हम बात करें तो यह इस सभ्यता के बाद में मानी जाती है। तो एक प्रश्न बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विश्व में समकालीन सभ्यताएं कौन कौन सी थी। अब बात करते हैं हम इस सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार क्षेत्र पर, कि इसका जो विस्तार है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता अगर हम विस्तार पर चर्चा करें तो यह 3 देशों में फैली हुई थी। सबसे पहले हम बात करें इसके फैलाव क्षेत्र की, तो देखिए अफ़गानिस्तान, फिर देखिए पाकिस्तान और फिर देखिए भारत। 3 देशों में फैली हुई सभ्यता है। अफ़गानिस्तान के चूँकि 2 ही स्थल मिलते हैं, एक मिलता है मुंडीगाग और दूसरा मिलता है सोर्तुगुई। ये 2 स्थल किससे संबंधित है? अफ़गानिस्तान से संबंधित है। मैप में अगर हम बात करें, सपोज दैट यह हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है, तो यह वाला जो क्षेत्र है यह सोर्तुगुई क्षेत्र है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारत के अंदर, भारत की अगर हम बात करें तो इसका जो विस्तार है, इसकी जो आकृति है वह त्रिभुज के समान है। यह पूरी सभ्यता कैसी है? त्रिभुजाकार की सभ्यता है। भारत की बात करूं अगर मैं, तो भारत में
अगर इसका सबसे पूर्वी बिंदु हम देखना चाहें, सब मैं इस जगह की बात कर रही हूँ, पूर्वी बिंदु की अगर हम बात करें तो यह आलमगीरपुर जो कि यूपी के अंतर्गत आता है और हिंडन नदी के तट पर पाई जाती है। कौन सी नदी? हिंडन नदी, आलमगीरपुर सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी बिंदु कहलाता है। बात आती है पश्चिमी बिंदु की, तो पश्चिमी बिंदु पर हम चर्चा करें तो यह पाकिस्तान में पाया जाता है। पाकिस्तान में यह सुतका गेंडोर नाम की जगह है जो कि बलूचिस्तान क्षेत्र में आती है। वहीं पर दास्क नदी के किनारे यह स्थल पाया जाता है। इस पर हम उत्तरी बिंदु की चर्चा करें तो यह भारत में जो मांडा या मांदा दोनों शब्द मिलते हैं आपको, कश्मीर का जो क्षेत्र है जो कि चिनाब नदी के तट पर पाया जाता है, वहाँ इसका उत्तरी बिंदु पाया जाता है। और दक्षिणी बिंदु की बात करें कि सबसे दक्षिणतम बिंदु इस सभ्यता का दयमाबाद महाराष्ट्र में आता था। यहाँ की बात कर रहे हैं हम। इस सभ्यता में महाराष्ट्र में ये प्रवरा नदी के किनारे पर, नर्मदा की एक सहायक नदी है प्रवरा नदी के किनारे पर यह सभ्यता पाई जाती थी। तो हमने इसके चारों बिंदु देखे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, प्लस हमने एक चीज़ देखी कि यह सभ्यता, इसका विस्तार 3 देशों में फैला हुआ था। परंतु हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में सिंधु घाटी सभ्यता पर विशेष ध्यान देंगे, इनके स्थलों पर विशेष चर्चा करेंगे। अब बात आती है कि यह सभ्यता, इसकी उत्पत्ति या फिर ये इसके काल निर्धारण पर हम चर्चा करेंगे कि यह सभ्यता कब उत्पन्न हुई थी। इसके बारे में विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मत पाए जाते हैं, जिनमें से हम बात करें सारगोन अभिलेख, मेसोपोटामिया का ये अभिलेख है, मेसोपोटामिया के शासक का, तथा जॉन मार्शल के द्वारा इसका जो टाइम पीरियड है ये 3250 से लेकर के ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं हम, कंसंट्रेट ऑन ईसा पूर्व, लेकर के 2750 ईसा पूर्व माना जाता है। और वैसे ही कार्बन C14 कार्बन पद्धति जो होती है उसके आधार पर इसका जो टाइम पीरियड है 2500 से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। ये हमने चर्चा की काल निर्धारण की। अब हम बात करते हैं कि यह जो सभ्यता है इसका प्रारंभ और इसका समापन, हम दोनों की चर्चा करते हैं। विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मत, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। अगर विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मत होते हैं तो नॉर्मल एग्जाम्स में इनके प्रश्न आने की संभावना थोड़ी कम होती है, क्योंकि नॉर्मल एग्जाम्स यह पर्टिकुलर बड़े डीप एग्जाम होते हैं, उन्हीं में पूछे जाते हैं कि किसने किस मत का समर्थन किया है। वरना हमें सिर्फ कंसंट्रेट करके रखना है कि अनेक मत हैं। जैसे कि इसकी उत्पत्ति के हम विभिन्न मतों में बात करें तो विभिन्न मत में सर जॉन मार्शल है, यह कहते हैं कि यह विदेशी थे, लेकिन राम प्रसाद का कहना है कि नहीं, यह वैदिक आर्य थे। आर्य जो है, आगे हमारा टॉपिक आएगा, नेक्स्ट टॉपिक मेरा रहेगा वैदिक सभ्यता। तो उन वैदिक सभ्यता में जो लोग पाए जाते थे जिन्हें आर्य कहते थे, कई विद्वानों का मत है कि ये वही आर्य हैं, उनका प्रारंभिक काल सिंधु घाटी सभ्यता है। कुछ इन्हें ग्रामीण संस्कृति से उत्पन्न मानते हैं, तो कुछ कहते हैं अकस्मात इनकी उत्पत्ति हो गई, लेकिन अनेक विद्वान ये भी कहते हैं कि नहीं, यह निरंतर विकास या क्रमिक विकास के दौरान ही उत्पन्न हुई थी। तो यह इसके प्रारंभ को लेकर के विभिन्न मत हैं। और अगर हम पूछें कि ये सभ्यता अंतिम रूप से इसके लोग कहाँ चले गए थे, इसमें भी इतिहास मौन है, किसी को नहीं पता, क्योंकि विभिन्न विद्वान कहते हैं कि नदी में जल प्लावन हो गया था, अर्थात पानी बहुत अधिक बढ़ गया, इस कारण इन लोगों की जो है समाप्ति हो गई। कई जने कहते हैं कि नहीं, कोई प्लेग जैसी कोई बीमारी, प्राकृतिक आपदा आई थी इनके ऊपर, इस कारण ये कोई मलेरिया हुआ होगा, कुछ ऐसी प्राकृतिक आपदा आई थी जिस कारण ये सभ्यता समाप्त हो गई। कई कहते हैं नहीं, बाहरी आक्रमण हो गए थे इनके ऊपर, इस कारण यहाँ के लोगों को उन्होंने विदेशी बना लिया और सभ्यता समाप्त हो गई। कुछ कहते हैं कि उस समय जलवायु में परिवर्तन हो गया था, कुछ कहते हैं कि नदी ने जब मार्ग बदल लिया, इस कारण अब उनके पास में रहने खाने पीने के लिए सुविधाएं कम हुई, तो उन्होंने यह स्थान छोड़ दिया और अन्यत्र स्थान पर चले गए। इस प्रकार हम देखते हैं जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, जो विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक भारत में पाई जाने वाली सभ्यता है। एक अच्छा सा पॉइंट ये भी है कि यह जो सभ्यता है जिसकी हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, इस सभ्यता से प्रारंभिक स्थिति हम भारत की देखें तो वह कोई उत्तम नहीं थी। तो इस सभ्यता के अगर हम प्रारंभिक स्थिति देखें तो यह सभ्यता
इससे पहले भारत की जो स्थिति थी अन्य देशों के समकालीन अगर हम बात करें तो उत्तम नहीं थी, परंतु जब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हो जाती है उस समय पूरे विश्व में ये माना जाता है कि यह देश जो है जिसके अंदर सिंधु घाटी सभ्यता जैसी सभ्यता पाई गई है, इसका मतलब इसका जो इतिहास है वो अत्यधिक प्राचीन है। तो यह सभ्यता विश्व में बहुत योगदान दिलाती है। अब बात आती है इस सभ्यता की कुछ विशेषताएं जो कि पर्टिकुलर इसी सभ्यता में पाई जाती है। सबसे पहली बात, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। क्या सभ्यता है? आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। देखिए, जिन सब इतिहास को हमने 3 भागों में विभक्त किया है, जिनमें से आद्य ऐतिहासिक सभ्यता को हमने उस श्रेणी में रखा है जिनके हमें कोई लिखित साक्ष्य मिलते हैं परंतु उनका अध्ययन नहीं किया हुआ हो। ऐतिहासिक काल हम उन्हें कहते हैं जिनकी लिखित सामग्री हमारे पास उपलब्ध है, जिनको पढ़ करके हम बता सकते हैं कि यह उस सभ्यता की विशेषता है, तो आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहते हैं। प्लस इसमें जो नगर नियोजन व्यवस्था बहुत ही उत्तम थी, इसमें हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। ये सभी पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। वहाँ पर आपको तांबा या लोहा ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे। यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट आता है कि नगरीय सभ्यता, तो इसकी विशेषता है परंतु यह प्रथम नगरीय सभ्यता थी। कौन सी? सिंधु घाटी की सभ्यता। यहाँ पर मातृसत्तात्मक परिवार का स्वरूप था, अर्थात यह सभ्यता कैसी है? मातृसत्तात्मक सभ्यता है। यह एक शांतिपूर्ण सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर हमें अस्त्र शस्त्र कुछ मिलते नहीं है, हथियार वगैरह मिलते नहीं है। इस कारण कहा जाता है कि यह सभ्यता शांतिपूर्ण सभ्यता थी। इसकी आकृति हमने डिस्कस किया है, त्रिभुज के समान थी, इस कारण इसे त्रिभुजाकार सभ्यता भी कहते हैं। तो ये इसके उपनाम कह दीजिए, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता, नगरीय सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता, मातृसत्तात्मक सभ्यता, शांतिपूर्ण सभ्यता और त्रिभुजाकार सभ्यता। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके जो प्रमुख स्थल हैं उन पर हम चर्चा करें। सबसे पहले जो स्थल है हम लेते हैं हड़प्पा। मैंने चर्चा की थोड़ी देर पहले कि जो हड़प्पा स्थल है इसका, जिसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी, जिसमें उनकी मदद माधव स्वरूप वत्स ने की थी। यह प्रथम स्थल है, इस कारण इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी मिलता है। हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें, हड़प्पा की हम बात करें तो दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। यह सभ्यता, इसमें नगर का विभाजन 2 भागों में किया गया। यह सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता है और सभी क्षेत्रों में नगर का विभाजन 2 क्षेत्रों में था, पश्चिमी तथा पूर्वी। पश्चिमी जो क्षेत्र था वो थोड़ा ऊंचा था और पूर्वी क्षेत्र जो था वो नीचे ढलान के अंदर था। नेक्स्ट बात आती है कि हड़प्पा का अगर एग्जाम में अपन देखें कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादातर मिलता है, तो हड़प्पा में जो अन्नागार मिले हैं, अन्न का संरक्षण करने के लिए अन्नागार थे, उनकी हम बात करें तो अन्नागार जो हैं, जिन धान्यगार भी कहते हैं, यह सबसे विश्व का अद्भुत उदाहरण, जॉन मार्शल कहते हैं इनको, कि ये अन्नागार जो है यह अद्भुत उदाहरण है। इसके बारे में 2 प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न ये बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो अन्नागार मिले हैं वो किस स्थल की विशेषता है, तो हमारा आंसर होगा हड़प्पा की। और कितने अन्नागार मिले हैं, तो हमें कहना है 12 अन्नागार, जो कि 6 की 2 पंक्ति में थे। इसके अलावा यहाँ हड़प्पा की प्रमुख विशेषता है श्रमिक निवास, एक मजदूर आवास भी यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करें, देखिए इसकी खोज 1922 में, 21 में हमने किया है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। 22 में R.D. बनर्जी, राखाल दास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। यह भी हड़प्पा की ही तरह सिंध प्रांत का, जो पाकिस्तान में पाया जाता है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों क्षेत्र पाकिस्तान में पाए जाते हैं, क्योंकि इस सभ्यता की दृष्टि से भी ये इम्पोर्टेंट है। प्लस यह दोनों स्थल जो है विशेष सामग्री रखते हैं, जिस कारण इनका अध्ययन भी किया जाना जरूरी होता है। तो यह सिंध प्रांत की लरकाना जिले में पाया जाता है, सिंधु नदी के किनारे पर मोहनजोदड़ो। और हड़प्पा जो है वह रावी नदी के किनारे पर पाया गया था। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे पर। अब मोहनजोदड़ो की बात करें, इस शब्द का तात्पर्य है मृतकों का टीला, क्योंकि कहा जाता है ये सभ्यता 7 बार उत्पन्न हुई थी और 7 बार इसका अंत हो गया था, जिस कारण इसको कहा था मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला। इसे नखलिस्तान भी कहा जाता है।
अब बात आती है यहाँ से जो सामग्री मिली है उनमें एक कांस्य की नृत्यांगना मिली है। पिग्गट महोदय हैं, पिग्गट महोदय सर जॉन स्टुअर्ट पिग्गट हैं, उनके द्वारा हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा गया है। क्या कहा गया है? जुड़वा। देखिए इसमें भी हम बात करें, पिग्गट महोदय का कोटेशन कई बार आया इसलिए मैंने इसको यहाँ पर डाला है। मोहनजोदड़ो में एक स्नानागार मिला है। जैसे अन्नागार किसकी विशेषता है? हड़प्पा की। वैसे ही स्नानागार, नहाने का जो बहुत बड़ा स्विमिंग पूल टाइप में स्नानागार है, वो मोहनजोदड़ो में मिला है। जॉन मार्शल कहता है यह विश्व का सबसे आश्चर्यजनक निर्माण है। इसकी हाइट और बहुत बड़ा है, इस कारण इसे आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। फिर आता है नेक्स्ट, हम बात करते हैं हड़प्पा किया हमने, फिर मोहनजोदड़ो किया। अब बात करते हैं कालीबंगा की। देखिए कालीबंगा का विशेष संबंध रहता है राजस्थान के एग्जाम्स में, क्योंकि कालीबंगा जो है वह राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा सभ्यता, काले रंग की चूड़ियाँ इस शब्द का अर्थ होता है। 1953 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। उसके बाद में बीके थापर उनके द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया था। तो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है ये। यहाँ के जो प्रमुख साक्ष्य हैं जिन पर आज तक एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना हुई है, वह है दोहरा जुता खेत। विश्व का एकमात्र प्रमाण मिलता है, सबसे पहला प्रमाण मिलता है दोहरा जुता खेत। फिर आता है अग्नि वेदिकाएँ, 7 अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं। और फिर आता है भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य हमें कालीबंगा से मिलता है। ये तीनों जो साक्ष्य हैं यह इसको अन्य स्थलों से अलग करते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि हमने कहा पिग्गट ने हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है सिंधु घाटी सभ्यता की, लेकिन दशरथ शर्मा हैं वो इसे तीसरी राजधानी कहते हैं, थर्ड कैपिटल कालीबंगा को कहते हैं। अब आप इसके महत्व को स्वयं स्वीकार करेंगे कि कालीबंगा जहाँ पर विश्व का दोहरा जुता हुआ खेत मिला है, अग्नि वेदिकाएँ मिली है, भूकंप का सबसे प्राचीन साक्ष्य मिला है और यह राजस्थान में पाया जाता है, इस कारण यह इम्पोर्टेंट बनता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बनवाली। बनवाली या बनावली भी आपको कई क्षेत्र जगहों में मिलेगा लिखा हुआ। तो बनवाली की हम बात करें, यह हरियाणा जिले में पाया जाता है, हरियाणा में। और यहाँ से जो प्रमुख साक्ष्य मिला है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, मिट्टी का बना हल यहीं से मिला है, मिट्टी का बना हल। प्रश्न बनता है बनवाली में जो हल मिला वो किस चीज़ से निर्मित है, तो हम कहेंगे मिट्टी से। और मिट्टी का हल जो है खिलौना कह दीजिए, कहाँ से मिला है? बनवाली से मिला है। और उत्तम प्रकार का जौ का प्रमाण जो है वो भी हमें बनवाली से मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं धोलावीरा। धोलावीरा जो स्थल है यह गुजरात में पाया गया है। धोलावीरा शब्द का अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। क्या होता है? सफ़ेद कुआं। यहाँ पर मैंने बताया सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता है कि यहाँ पर संपूर्ण नगर को 2 भागों में विभक्त किया गया था, पूर्व तथा पश्चिम। लेकिन एकमात्र स्थल धोलावीरा ऐसा है जिसमें नगर नियोजन में हम देखते हैं 3 भागों में पाया गया था। 3 पूर्व, पश्चिम तथा मध्य भाग और इसमें पाया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट बात बन जाती है कि कौन सा हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है वो 3 भागों में विभक्त था। इसके अलावा धोलावीरा में हमें एक साइन बोर्ड मिलता है जिसे हम कह सकते हैं नाम पट्टिका अभिलेख। ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट साक्ष्य आता है स्टेडियम का साक्ष्य। इस पर आप स्टार लगा सकते हैं क्योंकि स्टेडियम का साक्ष्य धोलावीरा में पाया गया है। स्टेडियम जैसी कोई आकृति बनी हुई है जहाँ पर कुछ लोग बैठ करके कुछ देख सकते हैं, तो यह स्टेडियम हमें धोलावीरा में मिलता है। अब हमने सिंधु घाटी सभ्यता के इन स्थलों की बात की। अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट स्थल आता है वो आता है लोथल। लोथल की हम बात करें, यह भी गुजरात में पाया जाता है। लोथल SR राव जो इसके खोजकर्ता भी हैं, इनके द्वारा इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो की संज्ञा दी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको ल वर्ड से लोथल और ल वर्ड से लघु लेना है। चाहे आप लघु हड़प्पा का प्रश्न बनो चाहे लघु मोहनजोदड़ो का प्रश्न बनो, लोथल को कहा जाता है। यहाँ से जो साक्ष्य मिला है, एक गोदीवाड़ा मिला है, एक बहुत ऐसा स्थल जहाँ पर बड़े बड़े जहाज आकर के रुकते थे, जहाजनुमा आकृति, जहाज को रोकने की जगह। इस गोदीवाड़ा को हम कहते हैं डॉकयार्ड। क्या कहते हैं? डॉकयार्ड। यह स्थल हमें बताता है, जिस स्थान पर हमको गोदीवाड़ा मिला है यहाँ हम उसे कह सकते हैं डॉकयार्ड। यह हमें बताता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य देशों के साथ में व्यापार था और वह जलीय व्यापार की तरफ हमें इशारा इंगित करता है। इस कारण हम कह सकते हैं यहाँ से हमें मनकों का कारखाना भी मिला है लोथल से। यहाँ हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर था।
क्या था? औद्योगिक नगर था। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ फैक्ट मिलते हैं हमें, जैसे कि यहाँ के लोग हैं वो सिंडन शब्द का प्रयोग कपास के लिए करते थे। यहाँ की जो लिपि है वो सेंधव लिपि कही जाती है, जिसे आज तक पढ़ा नहीं गया है। यहाँ के जो माप तोल के जो बाट हैं वो 16 के गुणज में मिलते हैं, 16 दूने 32 ऐसे। यहाँ के जो प्रमुख साक्ष्य हम कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के जो मान्य साक्ष्य है वो है मुहर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई सारे एग्जाम्स में पूछा है, इनका प्रमुख साक्ष्य क्या माना जाता है? मुहरें मानी जाती है। परंतु ये मुहरें किससे निर्मित हैं? सेल खड़ी से निर्मित हैं। किससे निर्मित है? शेल खड़ी से, क्योंकि धातु की बनी हुई मुहर ही ज़्यादा प्रामाणिक मानी गई है। इस कारण इन मुहरों को हम साक्ष्यों में सिंधु घाटी सभ्यता के अलावा अगर हम अन्य जैसे मौर्य काल, गुप्त काल, इनके साक्ष्यों में अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो इसे माना नहीं गया है, क्योंकि ये सेल खड़ी से निर्मित थी। तो इस पर एग्जामिनर प्रश्न बनाता है कि किस धातु से निर्मित थी, तो कोई धातु नहीं था, सेल खड़ी से निर्मित थी। एक शब्द मिलता है हमें, जो मेसोपोटामिया के जो सारगोन अभिलेख वगैरह हम देखते हैं उसमें एक शब्द मिलता है मेलुहा, उसके साथ में आता है मेलुहा का दिलमुन के साथ में व्यापार था। तो ये मेलुहा शब्द है, ये किन के लिए किया गया है? ये सिंधु घाटी के लोगों के लिए किया गया है। इसके अलावा हम सिंधु घाटी सभ्यता में देखें तो मूर्ति निर्माण में लुप्त मोम को लुप्त तरीके से, जो कांसे की नृत्यांगना हमें मिली है उसमें लुप्त मोम प्रक्रिया द्वारा बनाई गई है, मूर्ति का निर्माण किया गया है। एक इस सभ्यता की विशेष बात आती है कि यह सभ्यता, हालांकि घोड़े के अवशेष वगैरह यहाँ से मिले हैं, परंतु गाय, घोड़े और तलवार से यह अपरिचित थे। क्या थे? तलवार से अपरिचित थे। इनका जो प्रमुख पशु है, जिसे हम कह सकते हैं जिनकी ये पूजा करते थे, जैसे ये मातृ देवी की पूजा करते थे, वैसे ही इनका जो प्रमुख पशु जो है वह है एक श्रृंगी वृषभ। ठीक है। और एक मोहर मिली है मोहनजोदाड़ो से, जिस पर पाशुपति शिव की मूर्ति बनी हुई है, जिन्हें हम आद्य शिव की संज्ञा भी देते हैं। यह कुछ विशेषताएं हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं हैं। इसी के साथ आज हम इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे।